आज इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। व्हाट इज योर अप्रोच ऑफ टीचिंग? किस तरह से आप डायरेक्ट टेक्स्ट में लोगों का परसेप्शन चेंज कर रहे हो सर? लेकिन आपको तो पता है सर, आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसी है। मतलब जो स्टूडेंट आपसे लेक्चर नहीं लिया या सेल्फ स्टडी कर रहा है वो बच्चा, वो भी अवेलेबल, वो भी एक्सेस कर सकता है। वाह, मजा आ जाएगा सर। फाइनल लेवल पर मतलब लगभग 300-400 घंटे लग जाते हैं सर आपको पढ़ाते हुए? सर 300-400 घंटा एक्चुअली मिथ है, इतना टाइम नहीं लगता। तो डीटी का तो मैंने बता दिया, जीएसटी में ये कैसे होता है? क्योंकि सर मतलब लोगों ने क्या इसका अप्रोच गलत बना रखा था सर, जीएसटी का इसको थ्योरी सब्जेक्ट बना रखा था सर, कि अगर मान लो डिपार्टमेंट आपके यहाँ सर्वे करने आया, अगर आपके यहाँ टैक्स चोरी मिली, अगर किसी एसएससी ने इस तरह का ट्रांजैक्शन किया है, बताओ क्या होना चाहिए? कंसल्टेंसी उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे क्या? क्लाइंट आके पूछेगा राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर? कभी नहीं सर। सर हम सब लोग बच्चे और हम सब डिस्कस करते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम। अरे एजुकेशन सिस्टम तो हम सब बनाएंगे तो बनेगा ना यार। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर आपसे। सर सीए विजय साडा से हाउ यू बिकम विज्जू भैया? रटाफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। आपने अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाई कर ली विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, 100% माहौल बनने वाला है। मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ सर, क्लास एक सब्जेक्ट पढ़ा देना और कंटेंट बेचना नहीं हो सकता। हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आज इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। ये पुणे प्रेस्टीज पॉइंट के हमारे सारे बच्चों के विज्जू भैया है, सीए विजय साडा सर, जो डायरेक्ट टेक्स्ट में माहौल और धमाल मचा रखी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज सर हम इनसे चर्चाएं करने वाले हैं, आपस में बात करने वाले हैं। हम वैसे मिलते रहते हैं और मजे मस्ती मारते रहते हैं, पर आज सोचा कुछ कैमरे के सामने भी बातें हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पूरे इंडिया को और स्पेशली सभी पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। अरे सर ग्रेट। सर सीए फाइनल की बात करते हुए पहले सर हम तो सीए फाइनल एंड सीए में फाइनल जो आपका डायरेक्ट टेक्स्ट का बैच होता है, व्हाट इज योर अप्रोच ऑफ टीचिंग? किस तरह से आप डायरेक्ट टेक्स्ट में लोगों का परसेप्शन चेंज कर रहे हो सर, कि बच्चों को जो अप्रोच डीटी के अंदर चाहिए वो सर प्यार हो रहा सब्जेक्ट से सर? ऐसा कैसे जो डीटी से डर लगता था प्यार कैसे हो रहा सब्जेक्ट से सर? तो सर सब्जेक्ट से प्यार तो कुछ इस तरीके से हो गया, क्योंकि हमारा जो डीटी का सब्जेक्ट है हम उसको सिर्फ पढ़ाने तक के नहीं रखते। मतलब सबसे पहली चीज जो सर डायरेक्ट एक्सेस में बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है वो है इंटरलिंकिंग। मतलब सर जैसे कोई क्वेश्चन आया तो उसका कैपिटल गेन एस्पेक्ट क्या होगा, उसका अदर सोर्सेज पे एस्पेक्ट क्या होगा, इंक्लूडिंग देने वाले, क्योंकि दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन है तो इसका टीडीएस एस्पेक्ट क्या होगा, एंड चौथा इसको रियल लाइफ में हम कैसे जोड़ सकते हैं वो होगा। अब ये तो वो हो गया जो उसको जीवन भर काम आएगा। लेकिन आपको तो पता है सर, आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसी है। आंसर तो 3 ही प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसी है। तो ये अप्रोच पढ़ाने के बाद जब हम उसको क्वेश्चन दिखाते हैं कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके का आता है, क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाती है। तो एक उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, दूसरा उसको किस तरह से एग्जाम में अप्रोच करना है वो आ गया। बट डीटी इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना सर कि उसको लगता है यार मेरे को इसको जल्दी से खत्म करना है। तो मैं आपको बताऊं सर कि पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट एक्सेस के चार्ट सिर्फ अपन ने बनाए हुए हैं, जिसमें मात्र 80 पेजेस में डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स पूरा कवर किया गया है। बात है। एंड इसके अलावा एक और चीज सर, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते कई बार बच्चा बोर हो जाता है और उसको कुछ सुनने की जरूरत होती है। तो डीटी के ऑडियो रिवीजन सर 1-2 साल से नहीं, 6 साल से डीटी के ऑडियो रिवीजन अपन ही दिए जा रहे हैं इंटर एंड फाइनल लेवल पे, जिससे 40 घंटे के अंदर में पूरा डीटी खत्म हो जाता है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स। बच्चा सोते उठते, बाथरूम में नहाते, ऑडियो लगाते हुए कहीं पे भी वो टॉपिक 15 से 20 मिनट के अंदर में इस बड़े से बड़ा टॉपिक को खत्म कर देता है सर। तो आपने उसको पहले पूरा पढ़ा दिया, फिर सॉल्व करा दिया, फिर उसको चार्ट से रिवाइज करा दिया, एंड में उसको ऑडियो रिवीजन सुना दिया। तो बच्चे एक ही चीज को जब 4 बार कर लेता है तो सर प्यार तो होगा ही, क्योंकि उसको चारों तरफ से डीटी आ रहा है। वाह वाह सर, ये ऑडियो रिवीजन कहाँ अवेलेबल है, कैसे ले सकते बच्चे? सर ये जो ऑडियो रिवीजन है मोस्टली जो बच्चे अपने से रेगुलर लेक्चर बाय करता है, फास्टैग लेक्चर बाय करता है, अपन उसको ये शेयर करते हैं ड्राइव पे ही। दूसरा ऐसा है कि सर कोई बच्चा स्पेसिफिकली मांग लेता है, जैसे फास्टैग अपन ने लास्ट ईयर में फ्री दिया था, 2 साल से फ्री दे रहे थे, तो उनको भी अपन ये पास ऑन करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जो है सीए विजय साडा, इस पे भी अवेलेबल होता है। अच्छा, इस पे अवेलेबल है सर? अवेलेबल होता है। मतलब जो स्टूडेंट आपसे लेक्चर नहीं लिया या सेल्फ स्टडी कर रहा है वो बच्चा, वो भी अवेलेबल, वो भी एक्सेस कर सकता है। वाह, मजा आ जाएगा सर। सो सर ये जो आपने बताया इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम पढ़ा लेते हैं उसके, फिर आंसर 3 तरह के होते हैं, सही, गलत और आईसीआई, और उसके क्वेश्चन के आंसर भी हम बता देते हैं बच्चों को कि किस तरह से आंसर लिखना है, क्या है, किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करने का। ये आप फाइनल लेवल पर
मतलब लगभग 300-400 घंटे लग जाते होंगे सर आपको पढ़ाते हुए? सर 300-400 घंटा एक्चुअली मिथ है, इतना टाइम नहीं लगता। मेरा पूरा लेक्चर इंक्लूडिंग अमेंडमेंट 170 to 185, मैं इसको इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि उतना टाइम लग जाता है। कोई न्यूकमर होगा तो शायद वो 100 घंटे में खत्म कर दे, कोई बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला होगा तो 200-250 भी लेकर के चल जाए। जेन्युइनली मेरा जो लेक्चर चलता है सर 180 से 185 चलता है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कवर होता है और ये सारी चीजें हो जाती है, क्योंकि सर उनमें अननेसेसरी चीजें डिस्कस नहीं होती, जो काम की चीजें वो बहुत ज्यादा डिस्कस होती है। तो 185 आवर्स इंक्लूडिंग अमेंडमेंट ये सब खत्म हो जाता है सर। मतलब 170 से 185 में फुल कोर्स ये तो वो सर जो रेगुलर बैच ले रहा है, अगर अपना कोई एग्जाम ओरिएंटेड लेता है तो 120 आवर्स के अंदर में पूरा खत्म होता है सर। क्या बात है सर। हाँ। अरे दैट्स रियली ग्रेट फॉर द सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, क्योंकि द वे सर इज अप्रोचिंग द सब्जेक्ट एंड द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अलोंग द क्वेश्चन सॉल्विंग, वो भी 170 to 185 आवर्स फुल कोर्स एंड 120 आवर्स एग्जाम ओरिएंटेड। माहौल ही जबरदस्त है सर। और जिसने चार्ट आपके देख लिए, जिसने ऑडियो रिवीजन देख लिया, तो उसको तो एक कंप्लीट पैकेज मिल गया है बच्चे को कि सर from the taking lectures till the date of going for the examination, everything is given to the student by you, and sir really ये जो help कर रहा है सोसाइटी को, डेफिनेटली बच्चों के जो रिजल्ट्स आते होंगे वो नेक्स्ट लेवल आते होंगे सर। एंड सर मेरे को एक और चीज़ है सर, आपने भी कुछ दिन पहले इंस्टा पे और यूट्यूब पे डाला MRP कुछ आपने लॉन्च किया है, मतलब MRP मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस या नहीं सर वो वैसा नहीं है। सर जनरली हमारे सब्जेक्ट के अंदर में जब भी क्वेश्चन बैंक बनता है तो क्वेश्चन बैंक के अंदर में जनरली मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन रखे जाते हैं और कुछ पास्ट पेपर के रखे जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसको हमने MRP पे अपडेट किया हुआ है। Okay. M का मतलब है MTP, R का मतलब है RTP और P का मतलब है पास्ट पेपर। अरे वाह, दैट इज कॉल्ड एज MRP। तो उसमें मॉड्यूल के बेस्ट क्वेश्चन रखे हैं और MRP पूरा कवर किया गया है। और DT ऐसा सब्जेक्ट है सर, आप भी जानते हैं अपन दोनों अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट के अंदर में ही है, तो MRP हेल्प करता है क्योंकि उसको MTP के लिए अलग, RTP के लिए अलग। अच्छा, आपके और मेरे सब्जेक्ट में तो शायद एक बहुत बड़ा इशू होता है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में वो लास्ट ईयर के RTP MTP उठा के देखे तो वो इररिलेवेंट है क्योंकि बहुत जगह अमेंडमेंट आ जाता है, राइट। तो उसको वही क्वेश्चन करंट ईयर के हिसाब से अपडेट करके अपने बुक में मिल जाता है, तो वो उसके लिए MRP बन जाता है। really मतलब इसको मैंने इस तरह से भी देखा था कि जितना पैसा वो लगा रहा है वो फुल वसूल MRP। अरे वाह, क्या बात है सर। सो द वे इनडायरेक्ट टेक्स्ट में आपको जो क्वेश्चन आपने दिया हुआ है उसमें हमने सारे पास्ट एग्जाम पेपर्स, RTPs, MTPs एज पर करंट अमेंडेड लॉ जिस तरह से हमने अमेंड करके अपनी क्वेश्चनर बुक में दिया है, इन द लेक्चर्स आल्सो एंड इन द बुक फॉर्म आल्सो, सेम वे विजू भैया ने डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर वो सारे क्वेश्चंस जो पास्ट एग्जाम में, RTPs में, MTP में दिए, वो सबको एज पर करंट अमेंडेड लॉ मेहनत करके अमेंड करके उनको बच्चों को दिया है। दैट्स व्हाट इज MRP। दैट्स रियली ग्रेट सर। सर GST में कैसे रहता होगा माहौल? मतलब GST में ये क्वेश्चन बैंक मेरे को पता है क्योंकि GST के चार्ट्स आपके बड़े फेमस है, GST का क्वेश्चन बैंक आपका फेमस है, तो DT का तो मैंने बता दिया, GST में ये कैसे होता है? सर एक वर्ड में अगर हम बोले तो GST का फुल मतलब माहौल बन जाता है सर बच्चों का। रीजन बिंग सिर्फ GST से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शंस, देश का 140 करोड़ लोग जितना पॉपुलेशन है, हर पर्सन GST पे कर रहा है। जब से पैदा हुआ से लेकर जब तक वो है तब तक वो GST पे कर रहा है। सो व्हाट आई डू इन द लेक्चर्स कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मैं उनको प्रैक्टिकल मार्केट से कनेक्ट कराता हूं। प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल जरूरी नहीं होता है, प्रैक्टिकल मतलब हाउ यू थिंक यूजिंग द प्रोविजंस विद द प्रैक्टिकल अप्रोच इन द मार्केट। मतलब आपने फॉर एग्जांपल अमेजन का नाम सुना होगा सर, तो मैं अमेजन का एग्जांपल ले लेता हूं, स्विगी, जोमेटो, इनके एग्जांपल लेता हूं। तो इनका हर एक ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करके उसके साथ GST कैसे अप्लाई होता होगा? ऑब्वियसली सर, क्योंकि सर मतलब लोगों ने क्या इसका अप्रोच गलत बना रखा था सर, GST का इसको थ्योरी सब्जेक्ट बना रखा था सर। बट सर मेरे हिसाब से इन एनी सिचुएशन, भले वो इंटरमीडिएट हो या फाइनल लेवल हो सर एनी टैक्सेशन कैन नेवर बी अ थ्योरी सब्जेक्ट यार, इट्स हाईली प्रैक्टिकल। सो मैंने इसको हर चैप्टर को, हर प्रोविजन को प्रैक्टिकल बना दिया है सर। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव सर, शोकोज नोटिस सेक्शन नंबर 73, 74 अपील वाले चैप्टर्स, इनको भी हम प्रैक्टिकली कनेक्ट करके पढ़ते हैं सर कि अगर मान लो डिपार्टमेंट आपके यहाँ सर्वे करने आया, अगर आपके यहाँ टैक्स चोरी मिली, अगर किसी एसएससी ने इस तरह का ट्रांजेक्शन किया है, बताओ क्या होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ लेक्चर्स के अंदर हर टॉपिक का बच्चों के लिए प्रैक्टिकल सिनेरियो क्रिएट करता हूं, बच्चों के एग्जांपल लेता हूं मैं क्लास के अंदर। एंड यस, जैसा सीए फाइनल में एंड सीए इंटरमीडिएट में सर का फेस
टू फेस बैच का रिकॉर्डिंग होता है, वैसे ही मेरा भी सीए फाइनल और इंटर का फेस टू फेस रिकॉर्डिंग ही होता है। फेस टू फेस सर आई गेस फेस टू फेस में जब भी कोई भी टीचर मतलब जब फेस टू फेस के अंदर में रिकॉर्ड करता है ना, बच्चों को जो स्पेसिफिकली ऑनलाइन देख रहे हैं ना उसको आधी क्वेरीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि फेस टू फेस वाले वो क्वेरी रेज कर देते हैं। यस यस यस, तो उसकी जितनी क्वेरीज होती है वो बहुत ज्यादा बच जाती है। राइट सर। एंड जो आपने कहा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मैं कहता हूँ डीटी के अंदर में भी सेम चीज होता है सर। अभी इस एग्जाम में भी जो रिसेंट आया था ये प्रूव हो गया, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्व करके गए थे, क्योंकि अपना एक ही चीज होता है यार, आप उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करो, है ना, मतलब उसको सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, आप उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करो, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो तो आपकी क्वेरी समझ में आती है, तो इससे सर डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। एंड सर वन मोर थिंग, जब हम फेस टू फेस बैच के अंदर पढ़ाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं सर कि जो स्टूडेंट्स वहां बैठे हैं उन्हीं की एग्जांपल ले लिए कि राघव ने मान लो सार्थक को कोई गुड्स बेचा, आशुतोष ने चिराग को कोई गुड्स बेचा, या ये कुछ इन्होंने ट्रांजेक्शन आपस में किए, तो पहले वो क्या होता है उसका विजुअलाइजेशन होता है पूरा ट्रांजेक्शन का। देन मैं बच्चों से पूछता हूँ आप बताइए इसके अंदर क्या होना चाहिए, एंड दे थिंक अबाउट द लॉ, और सर उसके बाद वो बोलते सर ऐसा होना चाहिए, और आई गारंटी 99% केस में बुक में वही लिखा होता है। सो व्हाट आई टीच, मैं उनको केवल डायरेक्शन देता हूँ, आई एम द कोच, दे आर द अल्टीमेट प्लेयर, मैं उनको डायरेक्शन देता हूँ, वो खुद खेलते खेलते बोलते हैं कि सर ये होना चाहिए, और वही लिखा होता है, और इस वजह से ये सब्जेक्ट उनका इतना प्रैक्टिकल हो जाता है सर कि आंसर्स अपने आप उनके फ्रेम होते हैं, आंसर अपने आप उनको आते हैं, एंड सर इसके अंदर स्कोर करना बहुत आसान होता है अगर अपनी इस अप्रोच से पढ़ा है तो। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसको थ्योरी बना दिया, बस इसमें बस मतलब इसको थ्योरी की तरह बच्चों को याद कराने की कोशिश करी, तो वहां पे क्या होता है बच्चों का अप्रोच जो है थ्योरी वाला अगर हो गया तो वहां पर बच्चों के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द प्रैक्टिकल मार्केट। एंड यू नो जिस तरह से इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स इस तरह अभी पूछ रहे हैं कि वो पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है यार, भले वो इंटरमीडिएट हो या भले वो फाइनल लेवल हो, भले वो सीए हो या भले वो सीएमए हो, सर अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, यू विल बी अ प्रोफेशनल आफ्टर पासिंग द एग्जाम। क्लाइंट आपके पास आएगा, यू मस्ट बी एबल टू गिव हिम द एडवाइजरी कंसल्टेंसी, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। क्या क्लाइंट आके पूछेगा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर? कभी नहीं सर, बराबर, वो कभी नहीं पूछेगा, वो कभी नहीं पूछे, वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने पूछेगा क्या मेरा बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आता है कि नहीं आता। नहीं आता, आपको वो इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई साहब इतना ज्ञान मेरे को मत बांटो, मेरे को तो ये बताओ मेरे केस में जीएसटी कितना लगेगा भी कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। सो हम उस अप्रोच से पढ़ते पूरे सब्जेक्ट को, और मक्खन की तरह माहौल जबरदस्त शानदार की तरह पूरा बैच खत्म होता है। इनफैक्ट हमारा फेस टू फेस बैच जो होता है वो फुल कोर्स के लिए भी होता है, फास्ट ट्रैक के लिए भी होता है, और एग्जाम ओरिएंटेड में भी हम फेस टू फेस का रिकॉर्डिंग देते हैं बच्चों को, सो दैट उनके एंड पे माहौल बना रहे पूरा। क्या बात है सर, क्या बात है। तो सर एक और सवाल था मेरा कि वास्टनेस क्या है आपके सब्जेक्ट की, मतलब जीएसटी की वास्टनेस क्या है? देखिए सर, बात करते करते हमने शुरू में बात करी थी कि जब से बच्चा पैदा होता है वहां से जब तक वो जीवन जी रहा है हर ट्रांजेक्शन पे जीएसटी है सर। सो दिस सब्जेक्ट इज टू वास्ट, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बट सर अगर हम सब्जेक्ट को याद कराने जाएंगे बच्चे को, इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूं सर, उसको ऐसा फॉर्मूला सिखाता हूं लेक्चर के अंदर। फॉर्मूला इन द सेंस कोई तरीका या द वे अप्रोच उसका सब्जेक्ट का इस तरह का मैं चेंज कर देता हूं कि वो खुद सोचता है कि इसमें क्या होना चाहिए, एंड वंस ही स्टार्ट अप्लाइज हिज ओन माइंड, सर ट्रस्ट मी ये सब्जेक्ट बहुत ही कंसर्ज हो जाता है। और सर हमारा तो 150 आवर्स में सर फुल कोर्स इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चन सब कुछ सर कई सालों से हो रहा है सर। मतलब ऐसे देखा जाए तो मेरा 170 180 पकड़ा जाए और आपका 150 भी पकड़ा जाए तो जितना किसी का फुल कोर्स होता होगा उतने में तो डीटीआईडीटी कंप्लीट हो जाता होगा, दैट टू रेगुलर, दैट इज फुल माहौल के साथ, वो भी माहौल के साथ सर फुल ऑन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल अप्रोच। आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड माइंड होना चाहिए, दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द मार्केट आल्सो। सर हम सब लोग बच्चे और हम सब डिस्कस करते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम, अरे एजुकेशन सिस्टम तो हम सब बनाएंगे तो बनेगा ना यार, बनेगा। हम सब लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी हुई है, पर 3 इडियट को जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो तो जीवन में मजा आएगा यार। सो दैट्स व्हाट वी डू। जैसे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा था राइट ऑन दी डेफिनेशन, एक क्वेश्चन पूछता है उसका टीचर कि डेफिनेशन ऑफ मशीन क्या होता है आमिर खान से, तो उसने पूरी डेफिनेशन बोल दी, फिर बता टीचर को नहीं पता क्या हो रहा है ये। सो रटाफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। आपने अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाई कर ली विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 100% माहौल बनने वाला है, और केवल फाइनल लेवल पे नहीं इंटरमीडिएट लेवल पे भी यही होता है और वही होना चाहिए और वही हम करते हैं। सो सरकार आई होप बच्चों ने डीटी एंड जीएसटी का सफिशिएंट अप्रोच समझ लिया, हाउ दे शुड अप्रोच द सब्जेक्ट, एंड किस तरह से हम लोग उस अप्रोच को यूज करके किस तरह से बच्चों में इम्प्लांट करते हैं वो टैक्सेशन, एंड उस तरह से उनका आउटपुट आता है बेटा। सो
सर थैंक यू सो मच, माहौल जबरदस्त शानदार। एनी अदर मैसेज टू द स्टूडेंट सर? बच्चों एक ही चीज मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगा, रीसेंट एग्जाम में भी हम लोगों ने एक ही चीज देखी कि सिर्फ उसको थियोरेटिकली मत पढ़ो, बहुत प्रैक्टिकली पढ़ो। जो आपको पता है सर, यहाँ पे आपने देखा है बहुत सारे बच्चे विजू भैया करते होंगे। हाँ, अरे सर वो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर आपसे। सर सीए विजय साडा से हाउ यू बिकम विजू भैया? सर ये तो मेरे हिसाब से आई गेस बच्चों को कोई सीरीज पसंद आई थी, उसके बाद में नाम आ गया, बट उसके पीछे का मैं रियल रीजन बताता हूँ, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी जो आपको थी वो मेरे को भी थी कि ये क्यों आया इस तरीके का नाम। तो सर होता ये था कि बच्चे बहुत सारे नाम सुन लेते थे, फिर अपने अपने एरिया में लोकल लेवल पे क्लास लगा लेते थे और नाम सुन के क्लास लगा लेते थे। बट जब वो क्लास लगाता था, वो जो एक सेटिस्फैक्शन है ना ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीशन, रियल लाइफ मोटिवेशन, मैं हमेशा से बिलीव करता हूं सर, क्लास एक सब्जेक्ट पढ़ा देना और कंटेंट बेचना नहीं हो सकता। Yes. पहली चीज आप उससे कनेक्ट करो, सब्जेक्ट से कनेक्ट करो, सब्जेक्ट को रियल लाइफ से जोड़ो। जैसे आप कह रहे थे, हमारे केस में आ जाता है कि भैया लेट्स से किसी की शादी हो रही है, किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, या एमलगमेशन हो रहा है, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को एसेट्स ट्रांसफर किया, तो जो ट्रांसफर कर रहा है उसके ऊपर सेक्शन 47 लग रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसके ऊपर 56 लग रहा है। क्या इस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस का प्रोविजन भी आ सकता है क्या? अभी जैसे रिसेंटली मैं पिछले साल तक के पूछता था, सर आप बिलीव नहीं करोगे कि प्रैक्टिकल समझना हर एक के लिए कितना जरूरी है। जब एक फर्म पार्टनर को पेमेंट करती थी, ठीक है, तो इस पे टीडीएस का एंगल में पूछता था। अब बच्चे मतलब क्या होता था, जो पढ़ के आते थे स्पेशली, राइट, जिनने कहीं पढ़ लिया और मैं मान लो वो मेरे पास फास्ट ट्रैक में आए या मेरे पास वापस रेगुलर लगाए कि यार हम सेटिस्फाई नहीं हुए, तो जब वो इस चीज को पढ़ते हुए देखते थे ना, पहली बात फर्म पे कर रही है तो फर्म के लिए क्या हुआ एक्सपेंसेस, इसको पीजीबी पे एंगल से देखना है। अब पार्टनर को रिसीव हो रहा है तो क्या ये सैलरी है क्या, क्योंकि हर मंथ मिल रहा है? द आंसर इज अगेन नो, क्योंकि देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और तीसरा, जब पेमेंट हो रहा है सामने वाले के हाथ में इसे इनकम माना जा रहा है क्या, तो इस पे टीडीएस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यही चीज को हम जब उसको तीन चीज के साथ लिंक करके देखते थे और एक टाइम पे तीनों को एक्सप्लेन करते थे तो उसको मजा आता था। और फिर उसको बताता था कि देख यार आईसीएआई का मॉड्यूल खोल के दिखाता हूं सर मैं क्लास में, अच्छा, और पास्ट पेपर खोल के दिखाता हूं कि ये देख ये क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट तरह से कभी भी एक सब्जेक्ट या एक सेक्शन पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इंस्टीट्यूट तरह से पर प्रैक्टिस नॉलेज एक्सपेक्ट कर रहा है, जो मॉड्यूल के फर्स्ट पेज पे भी लिखा है। किस टाइप का नॉलेज चाहिए, इंटर तक के आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए और फाइनल में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो वो चीज मैं समझाता हूं बेटा, प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब ये है कि देने वाला लेने वाला और इसके बीच का पूरा ब्रिजिंग गैप की गवर्नमेंट कैसे इसका लूप होल क्लिक करेगा, राइट। तो जब वो बच्चों को रिजल्ट देने लग गया, दैट टू इन रियल लाइफ ऑल्सो, आई थिंक तब विजू भैया तक का सफर से हुआ। मतलब आप बच्चों के दिल में बैठ गए, तब जाके आप भैया बने हो, भले वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है। एंड बच्चों एक कंक्लूडिंग मैसेज हमारी तरफ से ये रहेगा आपके लिए बच्चों, कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा लास्ट 2-3 एग्जाम्स, जब से इंस्टीट्यूट ने अपना एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया है। आप देखिए रिसेंट एग्जाम जो नवंबर 24 हुआ है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन, हो सकता है आपको ऊपरा ऊपरी देखा हो तो आपको लगता हो इजी है, जैसे ही अंदर उतरे 2-3 पॉइंट ऐसे डाल दिए जो कभी किसी बुक में नहीं देखे आपने। अगर उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को अगर प्रैक्टिकली और कॉन्सेप्चुअली समझा था तो उसका आंसर ऑटोमेटिक आपको मिला होगा। और जिन लोगों ने कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली पढ़ाई करी होगी, डेफिनेटली उनको पेपर बहुत ईजी लगा होगा। बट सर कई बार क्या होता है, हम ये लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी की वजह से सर जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो सर वहां पे बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने इतने महीनों से, इतने सालों से जो मेहनत करी है वो अल्टीमेटली उन 3 आवर्स के अंदर अपीयर होने वाली है। और आई गेस अपन परसों भी डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा स्पेशली फाइनल वाला सर जब अपनी क्लास चालू करता है, पहले FRSFM कर लेता है, फिर ऑडिट मिल जाता है उसको, ऑडिट जल्दी खत्म हो जाता है, DT IDT आते वक्त तक उसके पास टाइम ही कम हो जाता है। सर मैं आपको बताऊं, DT IDT एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा यही रुक जाता है बच्चों का, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो पढ़ के जा रहा है थ्योरी, और आप पास 3 पेपर उठा लो सर, इसमें भर भर के प्रैक्टिकल मिला है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड आ रहे हैं। आई गेस DT IDT में दोनों भी हम सेम ही बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं 2 अलग अलग फील्ड से एक ही बात कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू पास दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड यस, obviously we both are there to handle this subject with utmost care. बट सर मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूंगा, शायद एंड ऑफ द पॉइंट यही रहेगा, क्या जो बच्चे एंड तक के DT IDT को लेकर के चले जाते हैं और उनके पास टाइम बहुत कम बचता है और वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ रिवीजन लेक्चर के लेकर के खत्म कर दूं,
क्या ये सही अप्रोच है सर जेन्युइनली? मतलब सिर्फ मैं सेलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा हूं, अपन दोनों इसमें सेलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा हूं, तो सर मैं बोल रहा हूं सिर्फ रिवीजन के इससे ये सब्जेक्ट को देखना चाहिए क्या सर ऐसा मैंने मतलब मैं एक मिनट थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं, मतलब अगर किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि मैंने तो यार डीटी आईडीटी में आर्टिकलशिप करी है और वो सोचता है कि मैं सिर्फ रिवीजन देख के खत्म कर दूं, सच में फाइनल लेवल पे इंस्टीट्यूट लेवल पे क्या ये सही अप्रोच है क्या? आपका क्या ओपिनियन है? मेरा तो है, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं सर, नो डाउट आर्टिकल्स में बच्चे ने बहुत कुछ सीखा है, बट उसने जो सीखा है ना सर, वो हो सकता है 2 फील्ड 3 फील्ड 4 फील्ड में सीखा होगा, बट सब्जेक्ट एज अ होल, क्योंकि फाइनल लेवल के अंदर आपको एंड टू एंड हर एक चीज आनी चाहिए, एंड टू एंड हर एक चीज आनी चाहिए। ड्यूरिंग आर्टिकलशिप हो सकता है आपने बहुत अच्छा काम किया हो, आपने अपील्स में भी अपील हुए हो, डिपार्टमेंट भी गए हो, आपने रजिस्ट्रेशन भी कराए होंगे, रिटर्न भी फाइल किए होंगे, पर सारी इंडस्ट्री के नहीं किए यार आपने, सारे टॉपिक वहां पे कवर नहीं हो पाते। इसलिए सर एग्जामिनेशन का जो अप्रोच है, इट कवर्स ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द सब्जेक्ट। और जिस तरह से इंस्टीट्यूट अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मतलब न्यूमेरिकल नहीं, वो प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड, एंड यू मस्ट बी अवेयर कि हर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पस, और हर टॉपिक अभी इंस्टीट्यूट कवर कर रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है, अलग अलग, पता है आप देखेंगे अभी क्वेश्चंस, अभी जीएसटी का जो पेपर हुआ था इंडायरेक्ट टैक्स का, उसके अंदर जो 14 मार्क का क्वेश्चन बनता है सर, बड़ा क्वेश्चन बनता है टोटल, हाँ, उस कंप्यूटेशन टैक्स लायबिलिटी का, उसमें सर 4-5 चैप्टर अपना कवर हुए थे सर, एंड इतना माइन्यूट पॉइंट वहां पे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, वो ट्रिकी पॉइंट होते हैं जहां पे बच्चे ने अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी है तो वो हर कॉर्नर उसने देखा होगा, और उसके बाद अगर उसने सर रिवीजन लेक्चर बाद में अगर रिवीजन के लिए देखा है तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। पर एक बार तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेलिंग पॉइंट यार, ठीक है दिस इज आवर प्रोफेशन, पर सर वो तो मतलब अलग बात हो गई वो, है ना, बट एग्जामिनेशन के लिए आपको केवल YouTube के रिवीजन लेक्चर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें इन डेप्थ नॉलेज नहीं दिया जाता है सर। बिल्कुल सही। मतलब मैं तो कई बार बच्चों से मिलता हूं ना सर, मैंने तो क्लास ली थी पर वो नहीं हो पाया, मैंने बोला मतलब मैंने सर आर्टिकलशिप भी डीटी में करी थी। अब मैं मेरा ओपिनियन शेयर करता हूं सर, मैं बोलता हूं आपने आर्टिकलशिप में अगर डीटी किया भी है ना, तो भी आप डीटी का पेपर वर्कआउट नहीं कर सकते सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे। उसका रीजन बताता हूं सर, राइट, इंटरनेशनल टैक्स का काम पूरे इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, और इंटरनेशनल टैक्स में भी आपने मैक्स टू मैक्स क्या किया होगा सर, डीटीडब्ल्यूए किया होगा, टीपी किया होगा, आपने एनआर के ऊपर का, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी के ऊपर का, एडवांस रूलिंग के ऊपर का, ये क्वेश्चन मतलब इनका तो आपने फॉर्म तक के नहीं देखा होगा, राइट, है ना। दूसरी बात क्या है, टोटल इनकम कंप्यूटेशन। सर फाइनल लेवल पे भी बच्चा इतनी जबरदस्त गलती कर देता है, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है वो करता सॉफ्टवेयर के थ्रू है और डायरेक्ट नीचे टोटल टैक्स आ जाता है, और जब वो रियल लाइफ में कैलकुलेशन करता है ना उसको, अरे ये छूट गया, अरे यार ये छूट गया, अरे इसमें तो स्पेशल इनकम भी थी, तो वो होता ही होता है। तो यस, मतलब आई गेस वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। मैं आपको एक और ऐड करूंगा, बच्चों जिन्होंने आर्टिकलशिप डीटी आईडीटी में करी है, मैं तो कह रहा हूं उनको तो फुल कोर्स ही लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो दिस सब्जेक्ट विल बिकम हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर, हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर, एकदम करेक्ट बोल रहा है, हाईएस्ट स्कोरिंग बन जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा सर। हाँ। 4 चांद लग जाएंगे, और ऐसा है कि उसको तो थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों पता है। यस, और सेकंड थिंग आफ्टर पासिंग एग्जाम्स उसका करियर भी इस फील्ड में बन सकता है। सो मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपको जो नॉलेज आता है उसको यूज करना चाहिए पॉजिटिवली फॉर गेनिंग मोर एंड मोर मार्क्स along with the सर प्रैक्टिकल लाइफ अप्रोच। सो गाइज माहौल शानदार बन गया होगा आपका। आई थिंक डीटी और जीएसटी में जो आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी कि हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट, कैसा हम लोग अप्रोच रखते हैं सब्जेक्ट के लिए, क्या होना चाहिए एक्चुअली, क्या इंस्टीट्यूट का अप्रोच है, आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, किस तरह से मेरा और विजू भैया का अप्रोच होता है फॉर डीटी एंड आईडीटी। आई होप this will definitely help you and will improve your approach toward the watching the subject. So guys, ऐसे ही माहौल बनाते रहिए, खुश होके पढ़िए, एंड थैंक यू सो मच, कनेक्टेड रहिए, कुछ लगा तो जरूर बात कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। जाते आते वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।